हेलो गाइस, आई एम खेमेश प्रताप सिंह और आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इन तीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज बेसिक्स ऑफ एल्गोरिथम एंड देन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम और लास्ट में है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जिसके अंदर हम बेगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन को समझेंगे। नाउ व्हाट इज एन एल्गोरिथम? अगर हम डेफिनेशन को देखें तो the algorithm is a step-by-step procedure which defines a set of instructions to be executed in a certain order to get the desired output। इसका मतलब क्या होता है कि एल्गोरिथम क्या होती है? किसी भी काम को करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है। उन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम एक फॉर्मल वे में लिख देते हैं, उसी को कहते हैं हम एल्गोरिथम। अब ये 6 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एल्गोरिथम को होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन इज अनएम्बिगुअस, देन वेल डिफाइंड इनपुट, वेल डिफाइंड आउटपुट, फाइनाइटनेस, फीजिबिलिटी एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। चलिए हम एक एक करके इन 6 को समझते हैं। द फर्स्ट वन इज अनएम्बिगुअस। एल्गोरिथम हमेशा क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए और उसकी हर एक स्टेप अनएम्बिगुअस होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हर एक स्टेप का एक ही मीनिंग निकलना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन वेल डिफाइंड इनपुट, एन एल्गोरिथम शुड हैव 0 और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स। फिर वेल डिफाइंड आउटपुट्स, उसके आउटपुट भी वेल डिफाइंड होने चाहिए कि हमें चाहिए क्या। फिर फाइनाइटनेस, एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ सर्टेन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ऐसा नहीं है कि हमने एल्गोरिथम रन किया तो किसी इनफाइनाइट लूप में जाके फंस गया। तो एल्गोरिथम हमेशा एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में टर्मिनेट होना ही चाहिए। एंड देन फीजिबिलिटी, एल्गोरिथम शुड बी फीजिबल विद अवेलेबल रिसोर्सेज। एंड देन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसी भी एल्गोरिथम को। इसका मतलब ये है कि एल्गोरिथम किसी भी लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं होती है, वो तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसे हम किसी भी एल्गोरिथम किसी भी लैंग्वेज में उसके हिसाब से हम बना के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ना मान लीजिए हमारे पास किसी भी एक टास्क को करने की 2 एल्गोरिथम है, तो हम कौन सी मानेंगे कि कौन सी एल्गोरिथम उन दोनों में से ज्यादा बेटर है? तो उसको पता करने के लिए हम देखेंगे कि कौन सी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तब क्या होता है कि हम किसी भी एल्गोरिथम की इफिशिएंसी देखें तो वो इन 4 फैक्टर्स पे बेसिकली 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है और कई सारे फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है। 2-4 है सीपीयू टाइम यूसेज, मेमोरी यूसेज, डिस्क यूसेज, नेटवर्क यूसेज। ना अगर हमारे पास 2 एल्गोरिथम है और हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी एल्गोरिथम ज्यादा अच्छी है, इसकी इफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है, तो उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है कि हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करें। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होता है कि हम दोनों एल्गोरिथम को रन कराएं किसी कंप्यूटर पे अलग अलग इनपुट्स के साथ में और देखें कौन सा ज़्यादा टाइम ले रही है और कौन सा कम टाइम ले रही है। पर ऐसा करने पे हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि पहली समस्या तो ये आ सकती है हमको कि मान लो किसी एक मशीन पे कोई एल्गोरिथम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और वही एल्गोरिथम दूसरी मशीन पे कम अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मतलब वो मशीन डिपेंडेंट हो गई। चलिए मान लीजिए हम मशीन को भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक मशीन को लेके चल रहे हैं, उस पर ही हम दोनों एल्गोरिथम को रन करा रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कौन सी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद भी क्या होता है कि कई बार सारे इनपुट्स को लेकर हम उस प्रोग्राम को रन करें, ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मैं तो करूँ नामुमकिन हो जाता है कई केसों में। तो इतने सारे इनपुट्स हो सकते हैं, तो ये एक समस्या आ सकती है। और एक समस्या ये भी आ सकती है कि पहली एल्गोरिथम एक मशीन पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है कुछ इनपुट्स के साथ में, और वही एल्गोरिथम दूसरे इनपुट्स के साथ में कम अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी जगह दूसरे एल्गोरिथम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे कई सारी समस्याएं आ सकती है हमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने पे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक जनरल मेथड निकालना चाहिए, कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे हम उसकी परफॉर्मेंस निकाल सकें, जिसमें हम मशीन इंडिपेंडेंट भी हो सकें, सारे इनपुट हम कवर कर सकें। तो ऐसा कुछ करने के लिए एक तरीका है, जैसे कहते हैं जनरल मेथोडोलॉजी, वो होती है जैसे कहते हैं हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। तो इन एसिम्प्टोटिक एनालिसिस वी इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज।
हम एक्चुअल टाइम कैलकुलेट करते ही नहीं है। हम इनपुट साइज के बेस पे देखते हैं कि क्या इनपुट साइज के बढ़ाने पे एल्गोरिथम का टाइम बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है और किस हिसाब से बढ़ रहा है। उसे कहते हैं हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। चलो हम देखते हैं, इससे पहले हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस देखें कैसे करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं हम किसी भी सीक्वेंस ऑफ कोड की। तो मान लीजिए सबसे पहला तरीका, सबसे पहला हमारे सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है। हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर के स्टेटमेंट है जो हमने लिखे हुए हैं, और बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट सारे। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो एक सिंपल स्टेटमेंट है। मान लीजिए वो कांस्टेंट टाइम ले रहा है। टोटल टाइम कितना कंज्यूम हुआ इन स्टेटमेंट्स के द्वारा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि स्टेटमेंट 1 के द्वारा कितना टाइम लग रहा है, फिर 2 के द्वारा कितना टाइम लग रहा है, फिर 3 के द्वारा, ऐसे ही अप टू स्टेटमेंट के द्वारा कितना टाइम लग रहा है, उन सबको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। अब मान लिया था हमने कि सारे स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट है जो कि कांस्टेंट टाइम ले रहे हैं, मतलब बहुत कम टाइम ले रहे हैं। तो इसके टोटल टाइम कितना आएगा, बिग O ऑफ के क्या है, कांस्टेंट है, तो बिग O ऑफ 1। अब बिग O ऑफ 1 क्या है, ये आगे और क्लियर हो जाएगा आपको। अभी चलो आगे समझते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा, इफ देन स्टेटमेंट। तो इफ देन एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इफ होता है, इफ के अंदर एक कंडीशन लगी होती है। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके अंदर, इफ के अंदर उसकी बॉडी में जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो रन करते हैं। और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो जो एल्स पार्ट लिखा होता है और एल्स की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो रन करते हैं। तो हमें अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है कि कितना टाइम लेगा ये पीस ऑफ कोड, तो हम कैसे निकालेंगे कि जो पहला स्टेटमेंट है, जो पहले इफ स्टेटमेंट के अंदर जो बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट है वो कितना टाइम ले रहे हैं, और जो दूसरे के अंदर यानी एल्स के अंदर लिखे हुए वो कितना टाइम ले रहे हैं। उन दोनों में से जो ज्यादा टाइम कौन सा ले रहा है उसको हम मान के चलते हैं, है ना। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए जो पहले स्टेटमेंट है वो ले रहे हैं बिग O ऑफ n टाइम, है ना, और जो एल्स स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो ले रहे हैं कांस्टेंट टाइम और बिग O ऑफ 1 टाइम। तो टोटल टाइम कितना मानेंगे, तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो मानेंगे। मैक्सिमम कौन सा है, ऑर्डर ऑफ n। तो इसका आंसर हो जाएगा बिग O ऑफ n। देन फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। उसके अंदर उसकी बॉडी होती है जिसमें कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं, और ये जो लूप होता है ये नंबर ऑफ n टाइम है जितना भी लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग वो रन करता है। तो द लूप एग्जीक्यूट्स n टाइम, सो द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आल्सो एग्जीक्यूट n टाइम, है ना। तो मान लिया कि जो स्टेटमेंट है वो कांस्टेंट टाइम ले रहे थे, पर क्योंकि वो लूप ही n टाइम चल रहा है तो कांस्टेंट n टाइम रन होगा। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी इसकी, n मल्टीप्लाई कांस्टेंट टाइम, यानी n मल्टीप्लाई बिग O ऑफ 1 इक्वल टू बिग O ऑफ n। इस तरीके से अगर नेस्टेड लूप है तो नेस्टेड लूप में क्या होता है कि जो पहला वाला लूप है, ऊपर वाला लूप है, पहले तो नेस्टेड लूप क्या होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं दो फॉर लूप हैं। पहले वाला फॉर लूप है उसकी बॉडी के अंदर दूसरा वाला फॉर लूप है, उसकी फिर अलग से अंदर बॉडी है। तो अगर हम इसको देखें, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करें, तो जो पहला वाला लूप है वो n टाइम चल रहा है और जो सेकंड लूप है वो m टाइम चल रहा है। तो जो सेकंड लूप है जो m टाइम चल रहा है वो n टाइम m टाइम चलेगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग O ऑफ n मल्टीप्लाई m, है ना। Now let's consider nested loops where the number of iterations of inner loop depends on the value of outer loop index। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि पहला लूप जो ऊपर वाला लूप है वो n टाइम चल रहा है, मगर जो सेकंड लूप है वो डिपेंड कर रहा है कि कितना चलेगा फर्स्ट लूप के अनुसार, क्योंकि j इक्वल टू i प्लस 1 है। तो जैसे जैसे i बढ़ेगा उस हिसाब से अंदर वाला लूप भी चलेगा। तो इसका हम देखें तो इसमें मान लो i की वैल्यू 0 है, इस कंडीशन में i की वैल्यू 0 यानी लूप पहली बार चल रहा है तो उसमें इनर लूप n टाइम चलेगा। उससे अगली बार i की वैल्यू जैसी 1 होगी तो इनर लूप n-1 टाइम चलेगा। i की वैल्यू 2 होगी तो इनर लूप n-2 टाइम चलेगा। इस तरीके से जब i की वैल्यू n-1 हो जाएगी, लास्ट में पहुंच जाएगा, तो इनर लूप ओनली 1 टाइम चलेगा। तो हम इसका देखें कि टोटल टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा।
n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस डैश डैश प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इसको देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, इसका मतलब एडिशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ या बिग ऑफ n स्क्वायर। ना सूडो कोड, हम आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि सूडो कोड क्या होता है, कई बार ये काम आता है। सूडो कोड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम दैट इज मोर स्ट्रक्चर्ड देन यूजुअल प्रोज बट लेस फॉर्मल देन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो फॉर्मल होता है, मगर जो हम बोलते हैं जो एक एल्गोरिथम होती है उससे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा हुआ होता है। जैसे कि आप सामने देख रहे हो कि एक सूडो कोड लिखा हुआ है जिसमें हमें फाइंड करना है कि एरे है, उस एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। उसका सूडो कोड है जिसमें इनपुट दिया है, फिर उसका आउटपुट दिया है, आउटपुट में क्या चाहिए, फिर करंट मैक्स एक वेरिएबल ले लिया, उसमें एरे का फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट करा दी, फिर एक लूप चलाया है n इक्वल टू 1 to n माइनस 1, और फिर हम कंपेयर कर रहे हैं उस करंट मैक्स को उस एलिमेंट से। अगर वो एलिमेंट करंट मैक्स से बड़ा है तो उसको करंट मैक्स में डाल दे रहे हैं तो हमें मिल जाता है करंट मैक्स, जिसको हम रिटर्न कर देंगे। तो ये सूडो कोड है। Now we have 3 cases to analyze an algorithm. वो कौन कौन से केस? वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। जैसा कि मैं ये बोल रहा था बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ n, तो ये बिग O क्या है? बिग O बताता है वर्स्ट केस को। वर्स्ट केस मतलब मैक्सिमम केस, मतलब इससे ज्यादा टाइम तो हो ही नहीं सकता, ये एल्गोरिथम इससे ज्यादा टाइम तो ले ही नहीं सकती। वर्स्ट केस, और हमारे लिए वर्स्ट केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्स्ट केस को बताते हैं बिग O नोटेशन से, बेस्ट केस को ओमेगा नोटेशन से, और एवरेज केस को थीटा नोटेशन से। तो ये 3 नोटेशन होगा, इनको हम एक के बाद एक देखेंगे। तो पहला है बिग O नोटेशन। इस बिग O नोटेशन रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ ए रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, दस इट गिव द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो राइट हैंड साइड में एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें एक ग्राफ है, इसमें 2 फंक्शन है fn और gn। अब जो fn कैसे निकाला हमने, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, कुछ स्टेटमेंट लिखे थे हम कैसे उनका टाइम निकाल रहे थे, वही है fn, टाइम का फंक्शन है। तो fn और gn हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं। तो fn इक्वल टू बिग ऑफ gn हम कब मानेंगे कि fn इक्वल टू बिग ऑफ gn है? इफ दे आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स n0 and c such that fn less than equal to c dot gn, where c is a positive constant and n should be greater than equal to n0। अब जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में एक ग्राफ है जिसमें 2 फंक्शन है fn और gn, fn and cgn। तो एक सर्टेन पॉइंट n0 के बाद अगर आप देखें तो fn हमेशा छोटा रहता है सम cgn से, यहाँ पे c क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो हम इसमें हम बोल सकते हैं कि fn इक्वल टू बिग ऑफ gn। अगर हम एग्जांपल लेके समझें, फॉर एग्जांपल fn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n। अब ये 2n स्क्वायर प्लस n कैसे आता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसी से हम निकालते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। क्या स्टेटमेंट? अब 2n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू बिग ऑफ व्हाट, तो हम निकालेंगे 2n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू बिग ऑफ n स्क्वायर। n स्क्वायर कैसे निकाला मैंने, तो इसमें सबसे पहले 2n स्क्वायर प्लस n जो स्टेटमेंट है, इसमें बड़ा टर्म कौन सा है? ऑब्वियसली 2n स्क्वायर। इसमें से कांस्टेंट को हम नहीं देखेंगे, इग्नोर मारेंगे, तो बचेगा n स्क्वायर। तो n स्क्वायर को हम ले लेंगे और बोलेंगे बिग ऑफ n स्क्वायर। अब इसमें हमें c और n0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब होता है fn इक्वल टू बिग ऑफ n स्क्वायर मीन्स fn इज लेस देन इक्वल टू सम c डॉट gn, यानी सम c मल्टीप्लाई n स्क्वायर। तो हम c की वैल्यू क्या रखें जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर जाए? तो हम c की वैल्यू रखनी पड़ेगी ग्रेटर देन 2, क्योंकि अगर हम 2 रखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है 2 रखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन लिखी है 2n स्क्वायर प्लस n, वो छोटी नहीं हो पाएगी, जो हमें चाहिए वो छोटी है सम c डॉट gn से। तो c की वैल्यू हमें 3 रखनी पड़ेगी, यानी कि ग्रेटर देन 2 टू फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड। अगर हम 3 रख देंगे, c की वैल्यू 4 रख देंगे, 5 रख देंगे, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, मगर वो लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा, और हमें फाइंड करना होता है लीस्ट अपर बाउंड। इसलिए हम रखेंगे c की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और रखेंगे c की वैल्यू 3
तो हमें n की वैल्यू मिलेगी, n0 की वैल्यू मिलेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जो कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि बिग ओ नोटेशन को ही डिफाइन करते हैं, इन एग्जाम्पल को आपको घर पे देखना है, समझना है। नेक्स्ट इज ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट द लोअर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, thus it provide the best case complexity of an algorithm। इसका फिगर देखिए राइट हैंड साइड में, इसके फिगर में क्या है कि fn एक सर्टेन पॉइंट n0 के बाद cgn से बड़ा है, हमेशा बड़ा ही रहता है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे fn इक्वल टू ओमेगा ऑफ gn। इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। तो डेफिनेशन इक्वल टू fn इक्वल टू ओमेगा ऑफ gn इफ देयर आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स n0 and c such that fn greater than equal to c dot gn where c greater than 0 and n greater than equal to n0। इसका एग्जांपल देखें हम, तो मान लो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, f इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n। तो 2n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू हम अगर बोल रहे हैं कि ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, तो उसके लिए हमें c और n0 इस तरीके से निकालना पड़ेगा कि c डॉट n स्क्वायर बड़ा हो जाए या फिर बराबर हो जाए fn से, छोटा ना हो। उसके लिए अगर हम c देखेंगे तो सब फॉर c लेस देन इक्वल टू 2 हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और हम c को 3 पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन क्या होता है? थीटा नोटेशन रिप्रेजेंट द अपर एंड द लोअर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। इट इज यूज्ड फॉर एनालाइज द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। इसमें देख सकते हैं कि fn है c1.gn और c2.gn से बीच में रहता है हमेशा एक सर्टेन पॉइंट n0 के बाद। इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल में हमने सेम एग्जांपल ले लिया, fn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n। तो हमें इस तरीके से c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमेशा fn c1gn और c2gn के बीच में रहे। तो c1 अगर हम 2 लेंगे और c2 हम 3 लेंगे, हमने पहले किया हुआ एग्जांपल उसके अकॉर्डिंग, तो हम देखेंगे कि fn की वैल्यू बीच में रहती है, उसमें n शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब जो स्पेशल क्लासेस ऑफ एल्गोरिथम है, किसी भी एल्गोरिथम को हम इन क्लास में रख सकते हैं। जो स्पेशल क्लासेस हैं, पहली है अगर किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ log n आती है तो हम बोलेंगे कि इसे कहते हैं हम लॉगरिथमिक एल्गोरिथम। अगर बिग ऑफ n है तो लीनियर एल्गोरिथम, बिग ऑफ n स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक एल्गोरिथम, बिग ऑफ n की पावर k है, जहाँ पे k क्या है, सम पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे कि ये एक पोलिनोमियल टाइप की एल्गोरिथम है। और अगर उसका टाइम आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ऑफ 2 की पावर n और सम a की पावर n, तो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है वो एल्गोरिथम, उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम। तो अगर हम हायरार्की ऑफ फंक्शन देखें तो सबसे पहले आएगी log n, उसके बाद n, उसके बाद n स्क्वायर, देन n क्यूब, देन 2 की पावर n। यहाँ पे n थोड़ा गायब हो गया, 2 की पावर n सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। ना प्रॉपर्टीज ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशंस। There are certain properties of asymptotic notations। पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। If fn is given, then fn is big of gn। अगर हम एग्जांपल देखें तो fn मान लीजिए n स्क्वायर है, तो big of n स्क्वायर, n स्क्वायर is obviously big of n स्क्वायर। तो the its property also satisfied for both theta and omega notation। सेकेंड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। If fn is big of gn and gn is big of hn, then fn is equal to big of hn। ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल के लिए मान लो fn n है, gn n स्क्वायर है और hn n क्यूब है, तो fn is big of gn क्योंकि fn छोटा है, gn n स्क्वायर है, एंड देन gn is big of hn क्योंकि hn n क्यूब है। तो ऑब्वियसली बात है fn is big of hn, है ना। तो ये प्रॉपर्टी भी थीटा और ओमेगा के लिए सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इफ fn इज थीटा ऑफ gn, देन gn इज थीटा ऑफ hn, सॉरी fn। मगर ये प्रॉपर्टी सिर्फ थीटा नोटेशन के लिए ही है, बिग और ओमेगा नोटेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी।
नेक्स्ट इज ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि इफ Fn इज बिग ऑफ Gn देन Gn इज ओमेगा ऑफ Fn। मान लीजिए Fn इक्वल टू n और Gn n स्क्वायर है, देन n इज बिग ऑफ n स्क्वायर, तो n स्क्वायर इज ओमेगा ऑफ n, क्योंकि n छोटा है। इसके अलावा कुछ अदर प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि इफ Fn इक्वल टू बिग ऑफ Gn एंड Fn इक्वल टू ओमेगा ऑफ Gn, तो हम मानेंगे Fn इक्वल टू थीटा ऑफ Gn, क्योंकि इस कंडीशन में Fn Gn बराबर है। नेक्स्ट इज इफ Fn इक्वल टू बिग ऑफ Gn एंड Dn इक्वल टू बिग ऑफ En, तो अगर हम लेफ्ट साइड के फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि Gn और En में से जो मैक्सिमम होगा उसको हम लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है, इफ Fn इक्वल टू बिग ऑफ Gn एंड Dn इक्वल टू बिग ऑफ En, और हम लेफ्ट साइड के फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड के फंक्शन को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज जो कि आपको आगे की क्लास में सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। इसको आप देख लीजिए। जैसे पहली प्रॉपर्टी है log xy बेस b, तो इसका मतलब होता है log x प्लस log y। अगर है log x डिवाइड y, इसका मतलब होता है log x माइनस log y। और अगर ऐसा लगा हुआ है log x की पावर a बेस b, तो a मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम, इक्वल टू हो जाएगा a log x बेस b। इस तरीके से अगर log a लिखा है बेस b, इसका मतलब हो जाएगा 1 अपॉन इनको, इसके बेस को हम चेंज कर सकते हैं, यानी 1 अपॉन log b बेस a। इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी भी है, ये आप देख लीजिए, तो बहुत सिंपल है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या कवर किया इस लेक्चर में? हमने बेसिक्स ऑफ एल्गोरिथम देखी, जिसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम देखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हमने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम देखी, इसमें हमने दो कंपेयर किए, एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी, एक एसिम्प्टोटिक एनालिसिस थी, उसमें से कौन सी बेटर है और कैसे हम उसकी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। फिर हमने सूडो कोड भी देखा कि क्या होता है। उसके बाद हमने केसेस ऑफ एल्गोरिथम देखे कि वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस क्या होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं और किस तरीके से वो डिफाइन होते हैं। उसके बाद हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन भी देखी, जिसमें बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन किस तरीके से उन केस को डिफाइन करते हैं। फिर कुछ स्पेशल क्लासेस ऑफ एल्गोरिथम देखी, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ नोटेशन देखी हमने, है ना। और फिर हमने देखा कि हम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। इतना हमने अभी तक कवर कर लिया है। अब मैं कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, इन असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन, डिफाइन एल्गोरिथम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक ब्रीफली। सेकंड, एक्सप्लेन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस विद सिंपल एग्जांपल्स। एंड द थर्ड वन इज डिटरमाइन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। जो कोड फ्रेगमेंट दिया है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सर्चिंग टेक्निक्स, जिसमें हम लीनियर सर्च पढ़ेंगे, उसके एल्गोरिथम बना के देखेंगे, उसका प्रोग्राम बना के देखेंगे, उसके हमने बाइनरी सर्च देखेंगे, उसके एल्गोरिथम, देन उसका प्रोग्राम बना के देखेंगे, उनको कंपेयर करेंगे कि कौन सी बेटर है और कौन सी में क्या प्री कंडीशंस होती हैं। थैंक यू।